Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. So we started chapter 2 in the last class, which was principles of management, and today we have the lecture 2 of that chapter. Sir, last class में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या डिफरेंस होता है और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होता है. आज हमने उसी का एक एक्सटेंशन पढ़ना है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में क्या फर्क होता है. ठीक है जी, लिखेंगे हेडिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज. ठीक है, basis management principles values. ठीक है जी, सबसे पहले लिखेंगे सब मीनिंग का क्या फर्क होता है इन दोनों में. These are guidelines to take decisions. ठीक है जी, ये होती है गाइडलाइन डिसीजन लेने के लिए. These are general rules. सर इसको ध्यान से समझना है, बहुत थिन लेयर होती है वैल्यू और प्रिंसिपल्स में. These are general rules for behavior of individual in the society. सर तकरीबन डेफिनेशन ना प्रिंसिपल की और वैल्यूज की सेम ही होती है, बट यहां पर ना हम बात प्रिंसिपल्स की नहीं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की कर रहे हैं कि टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, इसलिए आप वैल्यूज को अगर सिनोनिम देना चाहो तो वैल्यूज को मॉरल प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है. ठीक है, यानी कि दीज आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दीज आर मॉरल प्रिंसिपल्स. यानी कि एक इंडिविजुअल को मॉरली एथिकली क्या क्या काम करने चाहिए वो वैल्यूज होती हैं. ठीक है, और एक इंडिविजुअल को मैनेज करना है, अगर काम मैनेज करनी है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या क्या काम करने चाहिए वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं. ठीक है, बहुत ही थिन लेयर है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है. फॉर्मेशन. सर इसकी तो बात अभी अभी करी थी. ये कैसे फॉर्म होते हैं? These are formed after thorough research. ये बहुत ही थॉरो रिसर्च के बाद डेवलप होते हैं. अंडर वर्किंग कंडीशंस. इसकी बात करें तो these are formed through common practices. कॉमनली हम जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उनसे हमारी डेवलप होती हैं वैल्यूज. एग्जाम्पल समझेंगे तो सर और क्लियर हो जाएगा ये. उससे पहले डिस्कस करते हैं इसका नेचर. नेचर क्या होता है? हमने अभी अभी बात करी थी, दे आर एथिकल इन नेचर, यानी आपको एथिकली क्या क्या करना चाहिए
वो आपको बताती हैं वैल्यूज, और टेक्निकली क्या क्या करना चाहिए ये बताते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। लिखेंगे दे आर टेक्निकल इन नेचर। एग्जाम्पल, सब एक हमारा प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और एक और है यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए। कमांड, एक ही आदमी से कमांड मिलनी चाहिए एक आदमी को। अगर एक आदमी को 4 लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो किसकी बात वो माने? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कमांड इन दैट केस, तो वो आदमी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं सर वैल्यूज के। इंटीग्रिटी यानी कि बीइंग ऑनेस्ट, एंड डेडिकेटेड भी लिख सकते हैं, बीइंग ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड। ग्रैटिट्यूड, बीइंग थैंकफुल। सो ये सारी क्या है आपकी वैल्यूज हैं। ठीक है, लिखेंगे इनको, फिर हम डिस्कस भी कर लेते हैं इनको साथ के साथ। सबसे पहले मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? दीज आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस। बट वैल्यूज क्या है? दीज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। साहब एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए ये उसकी गाइडलाइंस है। ठीक है जी, उसके लिए रूल्स है। चलते हैं फॉर्मेशन। तो हमने सर फॉर्मेशन तो पढ़ा ही था अभी। प्रिंसिपल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? रिसर्च से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से। वैल्यूज का कैसे होता है साहब? कॉमन प्रैक्टिसेस, जो हमारी सोसाइटी जो कॉमन प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं वही हमारी वैल्यूज हैं। वैल्यूज लोकेशन टू लोकेशन चेंज हो जाती हैं। जैसे कि हम यूएस में लोगों को हेलो बोलते हैं, हम इंडिया में लोगों को नमस्ते बोलते हैं। दीज आर इंडियन वैल्यूज। ठीक है, नेचर, दीज आर टेक्निकल इन नेचर, दीज आर एथिकल इन नेचर। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड, और एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज विल बी इंटीग्रिटी और ग्रैटिट्यूड। ठीक है साहब, चलते हैं आगे। हमने इसके बाद पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर क्या लगता है आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते होंगे? देखो, अगर मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि साहब ये फीचर्स होते हैं, तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप उसको रटने की कोशिश करोगे। आप अपनी तरफ से सोचो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस हैं जो मैं मैनेजर को देता हूं कि साहब अगर इनको फॉलो करोगे तो आप इफेक्टिवली काम करा सकते हो अपने एम्प्लॉइज से, आपका आउटपुट इफेक्टिवली जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के? मैं आपको आइडिया देता हूं, आप बताना ठीक है या नहीं। नंबर 1, क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे? एक प्रिंसिपल पकड़ लेते हैं और उसको सोचते चले जाते हैं। हमने बात करी डिवीजन ऑफ वर्क की। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि अगर हम काम को बांट देते हैं तो साहब काम जल्दी होता है। क्या ये प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा? यानी कि क्या वो इंडिया में, यूएस में, बांग्लादेश में, जापान में हर जगह एप्लीकेबल होगा? सर बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। काम बांटने से काम जल्दी होगा, ये रूल, ये प्रिंसिपल हर जगह लगेगा।
तो विच मीन्स क्या मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसा है कि साहब ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है? तो साहब बिल्कुल ठीक, एक हमारा तैयार हो गया, दीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। दूसरा, क्या ये जनरल गाइडलाइंस हैं या ये बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि ऐसा ऐसा ही करना चाहिए, या फिर ये जेनरिकली बोला हुआ है? साहब मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक्स का फर्क ही यही था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जनरली बोलते हैं काम को बांट लो, कैसे बांटो, कौन सी एक्टिविटी बांटो, ये सब कौन बताता है? ये टेक्निक्स बताती हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं बताते। लिखते चले वरना हम भूल जाएंगे हमने क्या क्या डिस्कस किया है। फटाफट हेडिंग लिख लेते हैं। नेचर, फीचर्स, characteristics of principles of management। सर हमने अभी अभी एक प्रिंसिपल डिसाइड किया, वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यानी कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। क्लियर? सेकंड, मैंने आपसे पूछा था यानी कि ये जनरल गाइडलाइंस हैं या स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं? क्या प्रिंसिपल ये बताते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इस तरीके से होना चाहिए, सर्विसिंग इंडस्ट्री में इस तरीके से होना चाहिए? नहीं सर, वो सिर्फ बोलता है काम बांटना चाहिए, बांटने से काम जल्दी होता है। सिर्फ इतनी सी गाइडलाइन है, इतना सा प्रिंसिपल है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे अप्लाई करना है वो प्रिंसिपल नहीं बताता। इसका मतलब ये बहुत ही जनरल गाइडलाइन है, स्पेसिफिक मेरी इंडस्ट्री के लिए, कौन सी एक्टिविटी के लिए, ये वो नहीं बताता। ठीक है, सो दीज आर जनरल गाइडलाइंस। ठीक है सर, और हमने बात करी थी फॉर्मेशन की, कि प्रिंसिपल्स बने कैसे, हमें कैसे पता लगा साहब काम बांटने से काम जल्दी होता है? साहब विद ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, लिखेंगे फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्लियर? अब साहब एक बात मेरे को और बताओ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं? यानी कि क्या प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना ही पड़ेगा और डिवीजन ऑफ वर्क करने से ही एफिशिएंसी बढ़ सकती है? क्या ऐसा बोलता है? नहीं सर, हमने ये बताया था कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए आपको आंख बंद करके इनको अप्लाई नहीं करना होता है, अपना दिमाग लगाना होता है, एनालाइज करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है या नहीं। ठीक है, फोर्थ फीचर इज दैट इट इज फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक, इसके बाद सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किस आइटम से डील करते हैं? क्या वो प्लांट फैक्ट्री से डील करता है? क्या वो आपके रिसोर्सेज रॉ मटेरियल से डील करता है? या वो आपका बिहेवियरल रिसोर्स यानी कि ह्यूमन बीइंग से डील करता है? किससे डील करता है? सब ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो इसलिए हमने इसका एक फीचर ऑलरेडी पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बिहेवियरल इन नेचर।
ठीक है जी। तो बिहेवियरल नेचर होता है आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। एक मैं और लिखवा रहा हूं, ये हमने डिस्कस नहीं किया है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक कॉज होता है और उसका रिस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। यानी कि जब भी आप एक गाड़ी को धक्का मारेंगे तो वो आगे जाएगी, तो धक्का मारना इज द कॉज, गाड़ी का आगे जाना इज द इफेक्ट और रेपरकशन ऑफ द कॉज। तो सिमिलरली अगर आप डिवाइड करेंगे काम को तो काम जल्दी होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप एम्प्लॉय को डिसिप्लिन करेंगे तो काम जल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो डिसिप्लिन इज द कॉज, इफेक्ट क्या होगा उसका, इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। लास्ट 7th, सब बिहेवियरल एस्पेक्ट से ही लेना देना है उसका, कि आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर वेरी कंटिंजेंट इन नेचर। कंटिंजेंट होता है सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि एक जैसे, मतलब आज जो प्रिंसिपल वैलिड है, हो सकता है वो एक इंडस्ट्री पर ना लग पाए और उस इंडस्ट्री के लिए तो बिल्कुल ही गलत प्रूव हो जाए। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। डिवीजन ऑफ वर्क हम अभी बात कर रहे हैं कि साहब अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक्सक्यूज मी, उस केस में डिवाइड अगर आप करते हैं काम तो काम 200% जल्दी होएगा। ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, यानी कि ये हर सिचुएशन में सही प्रूव हो ऐसा नहीं है। तो साहब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां ये गलत प्रूव हो जाएगा? साहब जहां पर आपकी स्किल्ड लेबर काम करती है। एक मिस्टर ए है, उन्हीं का स्किल है कि वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, वो सोनार का काम कर सकते हैं। बी है जो माल लाता ले जाता है, वो ड्राइवर है, साहब वो माल दे के आता है कस्टमर को और ले आता है। ठीक है जी। और एक बंदा है जो चाय पानी पिलाता है। अब आप समझो कि जो तीसरा बंदा है मिस्टर सी, जो लोगों को चाय पानी पिलाता है, झाड़ू पोछा वगैरह मारता है, क्या वो मिस्टर ए का काम कर सकता है जो सुनार का काम है? नहीं। अगर मैं बोलूं नहीं भाई मैं काम को डिवाइड कर सकता हूं, एक मिस्टर थोड़ा काम मिस्टर ए करे, थोड़ा काम मिस्टर सी करे, काम जल्दी होगा, साहब ऐसे में काम जल्दी होगा ही नहीं, क्योंकि उस काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक स्किल की जरूरत है जो मिस्टर सी के पास नहीं है। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क इस तरीके की सिचुएशन में फेल हो जाता है और एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको समझना जरूरी है कि these are very contingent principles which are subject to change। ठीक है, एक सेकेंड, क्लियर? लिखते जाते हैं सर, अब इनको समझते हैं। नंबर 1, प्लीज राइट डाउन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सब हमने अभी अभी इसकी बात करी कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स होते हैं। लिखेंगे पॉइंट ए, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट can be applied to all kinds of organizations irrespective of size, small or large, and nature। यानी कि वो बिजनेस है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी हो सकती है सर। क्लियर? बी, however extent of application वेरीज। सब किस एक्सटेंट तक उसको अप्लाई करना है ये आप डिसाइड करोगे। ये प्रिंसिपल बाय डिफॉल्ट आपको बताता नहीं है, ये आपको एनालाइज करना है। यानी कि अगर मैं हर छोटी छोटी एक्टिविटी को डिवाइड करना शुरू हो जाऊं तो मैं अपने काम को बढ़ा लूंगा, ना कि कम करूंगा। वो काम टाइम जितने टाइम पर पूरा होता था उसकी जगह उल्टा अब और लेट पूरा होने लगेगा। डू यू अग्री? ठीक है साहब। अब मैं अपनी हर एक्टिविटी को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, चलते हैं आगे, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक्सटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर? सेकंड हमने पढ़ा था सर गाइडलाइन कि जो प्रिंसिपल्स हैं दीज आर जनरल गाइडलाइंस। प्लीज राइट डाउन। These are general guidelines. लिखेंगे as real business situations are complex and dynamic, management principles do not provide a ready-made solution. They do not provide a ready-made solution. सर यही तो हमने बात करी। ये एक जेनरिक आपको तरीका बता देता है, डिवाइड कर दो काम को, कैसे वो आप खुद डिसाइड करो। ठीक है, so they have to be adjusted as per the demand of the situation. जैसे कि हमने अभी अभी बात करी कि ऐसा भी हो सकता है that division of work is not required. Division of work may not be required. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट formed by practice and experimentation। लिखेंगे इसके बारे में। थर्ड, formed by practice and experimentation। सर यही तो हमने डिस्कशन करी थी।
ठीक, लिखेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर evolutionary in nature, that is, they have been developed through observations, experimentation, and experience of the management thinkers. ठीक है जी। प्रिंसिपल्स हमारे बने कैसे हैं? थ्रू कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, यानी कि हमने एक तरीका सोचा कि डिवाइड करके देखते हैं, हमने उसको प्रैक्टिस किया, उसको अलग अलग सिचुएशंस में एक्सपेरिमेंट किया, हर बार रिजल्ट सेम आया तो हमने उसको एक प्रिंसिपल डिफाइन कर दिया। ठीक है, लिखेंगे सब डिसिप्लिन की बात करते हैं। डिसिप्लिन हमारा एक प्रिंसिपल है, लिखेंगे इसके बारे में। डिसिप्लिन इज क्रूशियल फॉर एन इफेक्टिव and efficient performance of an employee would have been। ये पता कैसे चला होगा कि डिसिप्लिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव और एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए। This would have been experienced through time via observation and practice। वक्त के साथ साथ पता चला होगा हमको ये, ठीक है, थ्रू वेरियस केसेस, एक्सपीरियंस के थ्रू। नेक्स्ट फोर्थ क्या कहता है? फ्लेक्सिबिलिटी। लिखेंगे इसके बारे में। सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इसी के बारे में लिखना है हमको। यहां पे लिखिए management principles are flexible and can be modified by the manager as per changes in the business environment। बी, साहब आप इनको आंख बंद करके अप्लाई नहीं करेंगे। These principles cannot be applied blindly
even in an identical situation, अगर एक जैसी situations भी हैं तब भी आप इनको आंख बंद करके अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर साहब? एग्जाम्पल, यूनिटी ऑफ कमांड। सब समझते हैं इसका मतलब। हमने अभी अभी बात करी कि एक आदमी का एक ही बॉस हो, दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ये बात सही है कि मेरा एक ही बॉस होना चाहिए, लेकिन जब आप यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं तो कमांड का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हायरार्की, कि साहब ऑर्गेनाइजेशन को भी रन करने के लिए ऊपर मैनेजमेंट एक ही होनी चाहिए। ठीक है, इसका यूनिटी ऑफ कमांड का एक एक्सेप्शन है कि अगर मैं आज स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो हर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसल्टेंसी फर्म्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे अर्नस्ट एंड यंग, KPMG, PwC, these are consultancy firms, they provide consultancy services to their customers। साहब किस किस तरीके की सर्विसेज देते हैं? ये टैक्सेशन की सर्विस भी देते हैं, ये ऑडिट की सर्विसेज देते हैं, और साथ साथ फॉरेंसिक्स ऑडिट्स होते हैं, आपके एडवाइजरी सर्विस होती हैं, रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सर्विसेज होती हैं। तो सर कम से कम कैटेगरी ऑफ सर्विसेज ही यहां पर एटलीस्ट 50 होंगी कि हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर 50 अलग अलग तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं। अब आप इस बात को समझो, अगर आप सीए हैं, लॉयर हैं, MBA हैं, कुछ भी, कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है, और आप इस तरीके की कंपनी के मालिक हैं और आप सबसे ऊपर बोर्ड पे बैठे हैं, तो आपको यह समझना जरूरी है कि मैं ऑडिट वाले को भी कमांड दूं, टैक्स वाले को भी कमांड दूं, हर बंदे को कमांड दूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, वो मेरी फील्ड ऑफ वर्क नहीं है। इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कमांड को बांटना पड़ेगा उन स्पेसिफिक एक्सपर्ट लोगों के पास कि साहब आप टैक्सेशन डिवीजन संभालेंगे क्योंकि टैक्स की नॉलेज आपको है। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको, मेरा पॉइंट, मुद्दा सिर्फ इतना है कि यूनिटी ऑफ कमांड फ्लेक्सिबली लगाना होता है, जबकि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि एक आदमी का बॉस एक ही होगा, उसको अगर दो जगह से कमांड मिल रही है देन दैट कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, चलेंगे आगे। Fifth says it's mainly behavioral. मेनली बिहेवियरल। सब ये भी बहुत इजी है, हम डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ, और इसीलिए ये बिहेवियरल इन नेचर होते हैं ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स। लिखेंगे इसके बारे में, ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स and dynamic in nature. Management principles aim to influence such unpredictable behavior in order to
achieve, in order to achieve the organizational goals. C point. Therefore, principles of management are mainly behavioral in nature. ठीक, लिखेंगे इसको। सिक्स क्या था सर? सिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे तो आपको जनरली पता ही है, ये हमने ड्यूरिंग लास्ट लेक्चर भी डिस्कस कर लिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस नहीं हुआ था, विच इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। चलो, लिखेंगे सर इसके बारे में। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situations in large number of cases. सर जैसे हमने बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या होती है? आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमको इफेक्ट क्या चाहिए, रिजल्ट, आउटपुट क्या चाहिए। सर आउटपुट चाहिए इफेक्टिव परफॉर्मेंस फ्रॉम माय एम्प्लॉय, एफिशिएंट परफॉर्मेंस फ्रॉम माय एम्प्लॉय। तो उसके लिए कॉज यानी कि सॉल्यूशन क्या है? अगर आप ऐसा करो तो आउटपुट ऐसा निकले। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको। पहले पॉइंट बी लिख लें। In other words, these principles help in predicting, यानी कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आउटपुट ऐसा निकलेगा। In predicting the outcome of managerial actions, the outcome of managerial actions। क्लियर? सर इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं और एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है।
इसलिए समझना ध्यान से। लिस्ट बनाते हैं सर कॉज और उसके इफेक्ट की, एग्जाम्पल्स ऐसे ही है, ठीक है, यहां लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स। यूनिटी ऑफ कमांड के फायदे। साहब हमें आपने एक प्रिंसिपल बता रखा है दैट देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक आदमी को डायरेक्शन एक ही आदमी दे रहा हो, चार चार लोग डायरेक्शन देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड का फायदा, अवॉइडेंस ऑफ कंफ्यूजन, अवॉइडेंस ऑफ कंफ्यूजन, ठीक। सेकेंड, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क का फायदा साहब इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। साहब डिसिप्लिन का फायदा, सेम इंक्रीज इन एफिशिएंसी, लिख लो जी फटाफट। ठीक है जी। एंड लास्ट, आखिरी, सेवेंथ फीचर क्या है हमारा, कंटिंजेंट। सब हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं दीज आर कंटिंजेंट इन नेचर। कंटिंजेंट का मतलब दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। सेवेंथ, सब्जेक्ट टू चेंज, लिखेंगे इसके बारे में। द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज डिपेंडेंट और कंटिंजेंट, dependent or contingent upon the prevailing conditions at a particular point of time. They have to be suitably amended as per the situations सर हमने इसकी बात करी थी। Example, division of work cannot be applied where personal skills are नेसेसरी। ऐसी जगह पर डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई नहीं हो सकता। तो इन शॉर्ट हमने आज क्या क्या समझा साहब, हमने समझा 6 प्रिंसिपल्स ऑफ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, और एक हमारा था कंटिंजेंट। कंटिंजेंट जो है सब वो मिक्सचर है ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑलरेडी फ्लेक्सिबल होते हैं। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी गो टू द पेज जहां पे हमने सारे के सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लिखे थे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे। ओके, दिस इज द पेज। हाँ जी, सबसे पहला क्या होता है साहब? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सेकंड वो बोलता है कि साहब जनरल गाइडलाइंस है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। थर्ड, इट सेज दैट दे आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फोर्थ, इट्स फ्लेक्सिबल। फिफ्थ, इट्स बिहेवियरल। फोर्थ और फिफ्थ का ही एक कंक्लूजन है दैट दीज आर कंटिंजेंट, सब्जेक्ट टू चेंज है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है बाहर का इकोसिस्टम कैसा है। दूसरा, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनमें बिहेवियरल चेंज कब हो जाए, और वो अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है। सिक्स्थ इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है सर, प्लीज रिवाइज दिस क्लास थॉरली बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। वील टेक दिस फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।